हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साई अकेडमी फॉर सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग और मुद्रा पे, यानी बैंकिंग एंड मनी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग और मनी दोनों क्या चीजें हैं। तो क्या है कि टीआरजे और बहुत सारी बुक्स में इसको अलग अलग दिया गया है, बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि दोनों ही चैप्टर को मर्ज करके दिया हुआ है। तो बैंकिंग और मनी को हम लोग स्टार्ट से पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं मुद्रा क्या होती है। कि जैसा आपको दिख रहा है कि मुद्रा जो होती है, जो भी मुद्रा के कार्य करती है उसे मुद्रा कहते हैं। यानी मनी इज दैट हु हैज द फंक्शन ऑफ मनी, यानी जो भी मुद्रा के कार्य करती है उसको हम लोग मुद्रा कहते हैं। अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। ठीक है, जैसे मुद्रा मूल्य का मापक है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कॉल्ड आल्सो मनी। तो आज बात करने वाले हैं मुद्रा और उसके कार्यों की, लेकिन पहले थोड़ा जान लेते हैं कि मुद्रा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आइए जानते हैं मुद्रा के प्रकारों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आदेश मुद्रा। ठीक है, आदेश मुद्रा कौन सी होती है? आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो कोई भी बैंक जो या फिर उस देश की सरकार जो होती है उसको लागू करती है, उसको आदेश मुद्रा कहते हैं। आदेश मुद्रा को कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आदेश मुद्रा। दूसरी होती है फिएट मनी, यानी जिस मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता उसे हम फिएट मनी के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए मुद्रा और नोटों का सिक्कों और मूल्यों की उत्पादन लागत पर आधारित नहीं होता, बल्कि जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा उस मुद्रा या सिक्के के वाहक के लिए निर्धारित अंकित मूल्य या दी गई गारंटी से व्युत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार सही मुद्रा और सिक्के फिएट मनी में आते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आदेश मुद्रा या फिर फिएट मनी। यानी फिएट मनी के अंदर, भारत के अंदर अगर हम बात करें तो आते हैं सिक्के और मुद्रा, यानी कि नोट। जैसे 2000 का नोट है, अगर 2000 के नोट की कोई वास्तविक कीमत देखी जाए तो 2000 के नोट की कोई वास्तविक कीमत नहीं होती है। आप देख पा रहे हैं 2000 के नोट को छापने के लिए केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3.5 रुपए खर्च होते हैं, और बाकी के जो पैसे हैं, यानी बाकी की जो रकम है, उसका जो लाभ लेती है वो खुद आरबीआई जैसी संस्थाएं उठाती हैं या सरकार उठाती है। तो ऐसी ही मुद्रा को हम फिएट मनी के नाम से जानते हैं, जिनका अपना कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि सरकारें उसको आदेश देती हैं उसके नागरिकों को, इसीलिए उसका प्रयोग लोग कर रहे हैं। आइए अगली पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। मुद्रा को मापने के कौन कौन से मापदंड हमारी किताबों के अंदर दिए गए हैं। अगर आप नॉर्मली किसी बुक के अंदर देखेंगे तो वहां पर मुद्रा को मापने के आपको 4 मानदंड मिलेंगे, M1, M2, M3 और M4। बट अगर मैं एक और आपको जानकारी दूं तो M0 एक मापदंड और भी होता है। ठीक है, तो M0 क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, आइए विस्तार से इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं M0 की। M0 क्या होता है? चलन में विद्यमान करेंसी प्लस भारतीय रिजर्व बैंकों के पास बैंकरों का जमा प्लस भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। यानी वे सभी करेंसी जो चलन में है, यानी वे सभी करेंसी जो सरकार द्वारा दी गई हैं और वो फिलहाल चलन में है, उनको हम लोग इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा डीडी, जिसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, बैंकों द्वारा मांग जमाओं को जानते हैं, उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा ओडी, जिसको हम लोग अदर डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, किसी भी प्रकार का कोई अदर डिपॉजिट भी हम इसमें शामिल करते हैं। इस प्रकार चलन में मुद्रा प्लस में आपका डीडी और प्लस में आपका ओडी, ये सभी जो चीजें हैं ये आपका M0 के मान। अब हम बात करते हैं M1 मुद्रा की। M1 मुद्रा को जो हम डेनोट करते हैं C प्लस डीडी प्लस ओडी। ठीक है, तो यहाँ पर C का मतलब हमारा हो गया करेंसी, यानी वह करेंसी जो आम लोगों के पास देखने को मिलती है। उसके अलावा डीडी, जिसको हम लोग मांग जमाए कहते हैं, M0 माप में भी हम इसको भी पढ़ चुके हैं। M0 का जो माप होता है उसके अंदर भी इसमें उसको हम शामिल करते हैं, और यहाँ पर भी मांग जमाए में जमाए होती हैं या डिमांड डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट्स जो कि किसी भी वाणिज्यिक बैंक के पास, किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास रखा होता है, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा, सरकार के द्वारा या फिर किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा। इसके अलावा ओडी जो हमारा M0 के मामले में था, अदर डिपॉजिट से अन्य जमाओं को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं।
तो बच्चों अब तक हमने बात की M0 और M1 की। आइए हम बात करते हैं M2 के विषय में कि M2 क्या होता है। ठीक है, तो जो भी माप हमने M1 में पढ़ा है उसी माप को हम लोग M2 में भी पढ़ने वाले हैं। M2 जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, M1 को शामिल करते हैं, प्लस में डाकघर की बचतों को शामिल करते हैं, यानी कि सेविंग्स ऑफ पोस्ट ऑफिस को भी हम लोग यहाँ पर शामिल करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम देखें M1 को, जिसमें हमारा C प्लस DD प्लस OD आ रहा है, एंड देन प्लस में हम क्या करते हैं, डाकघर की बचतों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका M2। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है M3। तो M3 माप क्या होता है? M3 माप के अंदर हम M1 प्लस में सावधि जमाओं को लेते हैं। आप यहाँ अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो M1 है उसके अंदर हम C प्लस DD प्लस OD को लेते हैं, प्लस में सावधि जमाएं जिनको हम टाइम जमाएं या फिर टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं, जिसको हम लोग साधारण भाषा में फिक्स डिपॉजिट कह सकते हैं, यानी FD कह सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट एक निश्चित समय के लिए किसी भी बैंक के पास किसी भी ग्राहक के द्वारा रखा जाता है। तो यहाँ पर जो FD होगा आपका, उसको हम लोग शामिल करेंगे M3 माप में। मगर आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जो डाकघर की बचतें हैं उसको यहाँ पर हम शामिल नहीं करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको हम लोग बोलते हैं M4। अब M4 क्या होगा बच्चों, ये आपके सामने देखो पेश हो गया। M4 क्या होता है? M4 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, M3 को शामिल करते हैं और साथ में हम लोग शामिल करते हैं आपका डाकघर की बचतें। यानी अगर बड़ा एक वाइड हम लोग माप देखते हैं तो वो आपका होता है M4। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तरलता की, लेकिन NSC को छोड़कर छोटा सा बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ लिखा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं और बाकी चीजों को हम इसमें क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा M1, M2, M3 और M4 की तरलता के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे तरलता किसे कहते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी किसे कहते हैं। तो इनमें से कौन सी चीजें सबसे तरल है? अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक तरल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक तरल है? Which one is more liquid in all four things? ना यार, जो दोनों चारों माप मेजरमेंट हमने दिए तो कौन सा तरल है, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं M1। तो सबसे तरल जो होता है बच्चों वो M1 होता है। तरलता की पहले बात कर लेते हैं, तरलता क्या होती है। तो तरलता का अर्थ हमारे लिए होता है कि जिस पैसे को, जिस धन को हम बहुत आराम से, बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम तरलता कहेंगे। यानी अगर हम किसी भी M1, M2, M3, M4 में से किसी भी चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, तरलता कहेंगे। समझ आ गया? अब M1 क्या है? सबसे ज्यादा तरल, क्योंकि कैश, डिमांड डिपॉजिट और इसके अलावा अदर डिपॉजिट, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का टाइम डिपॉजिट नहीं है, किसी प्रकार का फिक्स डिपॉजिट हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। वही दूसरी ओर अगर मैं बात करूं आपसे M2, जैसे आप इसको लाइन से लगा सकते हैं M1 फिर M2 फिर M3 एंड फिर M4। इसका मतलब क्या हुआ, M1 सबसे तरल है, M2 थोड़ा सा और तरल है, मतलब कम तरल है, और M3 थोड़ा सा और कम तरल है, और M4 सबसे कम तरल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक तरल जो होगा वो क्या होगा, M1 होगा। लिक्विड जो होगा वो M1 होगा। यानी दिस वन वी कैन यूज इजीली, यानी इसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। थोड़ा जल्दी से हो रहा है, बट मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैं आपको कैसे समझा पा रहा हूँ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग इसके साथ ही। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे कि मुद्रा की हमें आवश्यकता क्या पड़ी या मुद्रा क्यों आई। अगर मैं बात करूँ आपसे कि मुद्रा जो है वो एक आसान माध्यम हो गया प्रयोग करने के लिए, जबकि अगर हम देखें कि जो वस्तु थी उसमें थोड़ी समस्या हमें आई। यानी अगर मैं कहूँ तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वो हमारे यहाँ पर प्रचलित है। तो देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी जिनकी वजह से आज हमने मुद्रा विनिमय प्रणाली को अपनाया। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंट। आवश्यकताओं को दोहरा सहयोग का मतलब होगा, अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं कि एक नंगे किसान को एक जुलाही की आवश्यकता होगी,
और एक जुलाहे को भूख लगी होनी चाहिए, उसको गेहूं की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग से हमारा तात्पर्य यह होगा कि जो वस्तु ए को चाहिए वो बी के पास पूर्ति हो, और जो वस्तु बी को चाहिए वो ए के पास पूर्ति हो, तभी उन दोनों के पास जो विनिमय है वो हो पाएगा। तो ऐसी बहुत समस्याएं थी आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की, इसी कारण भी वस्तु विनिमय प्रणाली उतनी सफल नहीं हो पाई, इसीलिए हमें मुद्रा विनिमय प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। सेकंड पॉइंट जिसमें आता है मूल्य का मापन में कठिनाई। अब जब जितनी भी हम बात कर रहे हैं इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, जब हम मुद्रा के कार्य पढ़ेंगे वही कार्य कभी वस्तु विनिमय प्रणाली में हुआ करते थे, परंतु उनमें कुछ कठिनाइयां हुआ करती थी, और उन्हीं कठिनाइयों के कारण आज हमने इसको रखा, मुद्रा को हमने इसीलिए आज इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू किया। और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे मुद्रा के कार्यों की, साथ में क्रिप्टो करेंसी की, साथ में मतलब जो भी नई प्लास्टिक मुद्रा की बात करेंगे। बट अभी फटाफट यहाँ पर 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो हमारे सामने हैं उनको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे सेकंड पॉइंट था मूल्य का सही मापक। तो पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का सही माप नहीं हुआ करता था। इसका सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो था ये था कि मूल्य के मापन में कठिनाई हुआ करती थी कि हम किसी भी मूल्य को कैसे माप सकते हैं। आज अगर आप एक कार लेकर आते हो तो आप आराम से, कोई बाइक लेकर आते हो, कोई फोन लेकर आते हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि इस फोन का मूल्य कितना है, 10,450 रुपए आप आसानी से बता सकते हो। परंतु जब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय हुआ करता था तो इतनी आसानी से उसका मूल्य निर्धारित करना असंभव था, इसीलिए हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है मूल्य का संचय। अगर हम बात करें तो अगर कोई किसान है और उसके पास 100 टन गेहूं है तो उसका भंडारण करना उसके लिए आवश्यक था, क्योंकि वही उसकी संपत्ति थी, जिसे सुरक्षा करने में, भंडारण करने में, यानी इसको स्टॉक करने में या उसको सेव करने में बहुत समय जाता, वो खराब हो सकता था, बड़ी जगह की आवश्यकता होती है ना। यही सब कारण थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाई थी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं जो हमारा है मूल्य का हस्तांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ मनी। आज आप देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेटीएम, फोन पे एंड अदर डिजिटल, जो भी हम डिजिटल चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक से ट्रांसफर करते हैं, 1 मिनट में पैसा उधर और 1 मिनट पैसा इधर, तो हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ मनी कितना इजी हो गया। परंतु जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस समय इतना आसान नहीं था जितना आज हम देख पा रहे हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर बड़ी कठिनाइयां थी और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही हमने मुद्रा विनिमय प्रणाली का प्रयोग करना शुरू किया। तो आई होप एक छोटा सा प्रयास था आपको मुद्रा और बैंकिंग का छोटा सा पार्ट समझाने के लिए। केवल 3 पार्ट में ये वीडियो बनेगी। अगले भाग में हम बात करेंगे मुद्रा के कार्यों की और साथ में बात करेंगे विभिन्न प्रकार की मुद्राओं की। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।